कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। बातें खुलकर होती हैं यहाँ पर, वो आपको पता चलता है जो कहीं और से पता नहीं चलता। आज के प्रोग्राम के मेहमान राशिद गिदवई साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका। राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं, दो सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत स्वागत राहुल जी आपका भी। और हमारे पॉलिटिकल राइटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। बात आज प्रोग्राम में करेंगे मोदी और राहुल 32 घंटे की बहस दोनों सदनों में, हाउस में जो हुई पार्लियामेंट में, कौन जीता कौन हारा, किसका हाथ भारी रहा, ये सारी बातें होंगी। प्रियंका गांधी का भाषण कैसे रिसीव किया गया है, और ये भी हम आज देवेंद्र से जानने की कोशिश करेंगे। नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस दलों में या इनके अलावा जो बाकी पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको किसकी स्पीच सबसे अच्छी लगी? कांग्रेस वालों को तो राहुल गांधी की अच्छी लगेगी, वहाँ डिलेमा है, प्रियंका को अच्छी बोलेंगे, राहुल को अच्छी बोलें। यहाँ ऐसा कोई डिलेमा नहीं है। बाकी लोगों ने क्या का आंकलन क्या था, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी एक खबर आप देख रहे थे तो जरा इस पर भी बात कर दें कि अमेरिका ने भारत पर 1 अगस्त से 25% का टैरिफ जो है वो लागू कर दिया है। तो इसका मतलब क्या? हमारी तो डील हो रही थी उनके साथ, ट्रेड डील की बातें चल रही थी, बल्कि इनफैक्ट बड़ी डिटेल में डिस्कशंस हो चुके थे। वो बात कहीं अटक गई है क्या? डील नहीं होने वाली है? तो ट्रंप ने टैरिफ क्यों लगा दिया? क्या खबर मिल रही है देवेंद्र? और पहली चीज़ ये कि जो टैरिफ की बात तो आपने बताई दी कि 1 तारीख से 25% लगाया जाएगा। बात जो अटकी हुई है वो ख़ास तौर पे फोकस एरिया के हिसाब से बात करें तो एग्रीकल्चर एंड डेयरी को लेके भारत तो बिल्कुल भी उसको खोलने को तैयार नहीं है। और जो सोर्सेज से हमें ये जानकारी मिल रही है उसमें ये कि इस प्रेशर को इस प्रेशर के सामने झुका भी नहीं जाएगा। मतलब वो नेगोशिएशन ऐसे चलते रहेगा। और इस टैरिफ का मतलब ये नहीं है कि नेगोशिएशन बंद हो गया। अभी भी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आज भी नेगोशिएशन ऑलरेडी हुआ है, ऑनलाइन अभी हो रहा है। अमेरिका की एक टीम भी आ रही है, 25 तारीख को आएगी। तो कुल मिला अगले महीने, और कुल मिलाकर नेगोशिएशन ऐसे चलता रहेगा। और उसमें एक चीज़ एकदम से क्लियर है भारत सरकार का कि एग्रीकल्चर और डेयरी, इसमें हम उस प्रेशर में बाकी देशों के साथ भी नहीं आए जिनके साथ हमने डील किया, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ किया। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए तो एग्रीकल्चर और डेयरी उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ था, लेकिन भारत वहाँ भी इस डील में इसको एक्सक्लूड कराया था। यहाँ भी यही किया जाएगा। और उसमें कुछ चीज़ों में भारत की सरकार की अंडरस्टैंडिंग ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे फार्मास्यूटिकल पे असर पड़ना है। फॉर एग्जांपल, जिस रेट पे जेनरिक मेडिसिन हम देते हैं अमेरिका के सामने, उनके सामने कोई और विकल्प ही नहीं रहेगा सिवाय इससे कि भारत से ले। ठीक है। दूसरी चीज़ कि जिस तरह के कंपोनेंट हम बना के देते हैं, रातों रात अमेरिका ऐसा नहीं है कि वो कंपोनेंट बना लेगा। तो वो दबाव जो डालने की कोशिश करता है वो दबाव उसके यहाँ भी रहेगा। और भारत के इकॉनमी के पूरे अगर साइज़ को देखें तो ये ऐसी चीज नहीं है जिस दबाव के सामने भारत झुक जाए। नेगोशिएशंस चलती रहेंगी आगे भी, और होपफुल है अभी भी कि कोई डील होगी, वो होगी और अपनी शर्तों पे होगी, ऐसा कहा जा रहा है। और कृषि और दुग्ध उत्पाद, डेयरी जो है, ये सेक्टर्स नहीं खोले जाएंगे बिल्कुल विदेशी, उसमें एकदम क्लियर है कंपनियों के लिए। एकदम से उसमें क्लियर है कि चाहे वो जो आप टैरिफ लगाए, जो कुछ भी करें, वो नहीं होना है। जैसे कि चाइना के साथ तो मामला यहाँ तक बिगड़ गया था अमेरिका की कि ट्रिपल डिजिट में टैरिफ्स अनाउंस कर दिए थे दोनों एक दूसरे के ऊपर, लेकिन फिर धीरे धीरे नीचे आ गए। अभी उनकी भी बातचीत चल रही है। अब वो जो है उनकी भी डेडलाइन खत्म होने वाली है। अब उनकी बातचीत इस बात पर चल रही है कि क्या डेडलाइन को एक्सटेंड कर दें। लेकिन भारत के साथ वो, क्योंकि मामला ये था कि अगस्त तक होना है। हमारे मित्र देवेंद्र जी वो कह रहे हैं, बात सही है, लेकिन बात ये होता है कि जो टैरिफ होता है वो मतलब इस तरीके का जो होता है ना, लगान वसूल करना शुरू हो जाएगा। आप बातचीत करते रहो, लेकिन नुकसान तो होगा। कल स्टॉक एक्सचेंज गिरेगा, इस तरह से बहुत सी फार्मा, बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जिसके ऊपर नुकसान पहुंचेगा। तो ये देखिए, अगर हमारे डेडलाइन मिल जाती, मतलब मोहलत हमें नहीं मिली है, तो यहाँ से हमसे और चाइना में थोड़ा सा अंतर है। इकोनॉमी बड़ी है, तमाम चीज़ें हैं। देखिए बात ये होती है कि ये जो आज जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, हम जो भी कहें उसमें हर राष्ट्र जो है अपने भले की सोचता, अपना फ़ायदा। चीन ने अपना फ़ायदा करा लिया, सऊदी अरब, यूएई वो अपना फ़ायदा करा रहे हैं। तो जितनी भी आप देखेंगे इकोनॉमी सब अपना फ़ायदा कराने में लगी हुई है। और अमेरिका एक बड़ा एक ग्लोबल पुलिसमैन के रूप में है। हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, इसका हमें आकलन करना चाहिए। ये बात एक तो जो देवेंद्र ने बता दिया कि भाई जो हमारी रेड लाइन है वो है, हमने वो रेड लाइन अगर तोड़ दी होती तो डील हो ही गई होती। अगर हम मान गए होते कि अच्छा हमारे एग्रीकल्चर में आप अपनी कंपनी भेजिए, तो ट्रंप वो चाहते हैं वो गया होता। समहाउ ट्रंप को ये लगता है कि इंडिया के ट्रेड के मामले में अमेरिका का सबसे ज्यादा नुकसान भारत करता है। ये ट्रंप का मानना है।
नहीं, बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे आपको ये ध्यान होगा कि ट्रंप ने बहुत सारी कंट्रीज को लेटर भेज दिए थे कि हम इतना टैरिफ लगा रहे हैं आप पे, तो इंडिया को ऐसा नहीं भेजा था। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के वहाँ पर शुभचिंतक नहीं है, वहाँ पर ट्रंप की सरकार में इंडिया के शुभचिंतक हैं, लेकिन हाँ, ट्रंप ने ये प्रेशर टैक्टिक्स है। देखिए, इसमें बहुत सारी जियोपॉलिटिक्स में और बहुत सारी इश्यूज हैं। रशियन ऑयल एक इशू है जो भारत खरीदता है, वो अमेरिका नहीं चाहता है। उसने पहले भी ये कहा है कि हम इतने % जो है आप पे टैरिफ लगाएंगे, या इतने % हम आपसे वो चीज़ें करेंगे आपके ऊपर, ये इस तरह के 100% टैरिफ 100% लगाएंगे। तो ये सारी इंडिया उसके लिए भी तैयार कोई खास नहीं है कि क्यों ना खरीदा जाए। भारत जो है वो ये कहता है कि जब पूरा यूरोप जो है वो गैस खरीदता है रशिया से, तो हम क्यों ना करें, या हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। एनर्जी इज़ अ बिग सेक्टर और वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर इंडिया। तो ये सारी इश्यूज भी हैं। बिल्कुल देवेंद्र ने सही कहा कि एग्रीकल्चर हमारे लिए इतना बड़ा इशू है कि अगर हम इस तरह से अपने बाजार को खोलेंगे तो हमारे डोमेस्टिक जो फार्मर्स हैं, जो हमारे किसान हैं, उनका क्या होगा। लेकिन तो ये इश्यूज हैं। देखिए, प्रश्न ये भी उठता है और प्रश्न उठाया जा सकता है कि मनमोहन सिंह से लेकर के, मतलब नरसिम्हा राव से लेकर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, कितने प्रधानमंत्री हुए, क्या कभी इस तरह का तनातनी हमें नजर आई? दोनों तरह, राजनीतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, डिप्लोमेटिकली भी। तो ये एक आत्मचिंतन का आप विषय उदाहरण है। गलत दे दिया। तब डोनाल्ड ट्रंप नहीं था। भारत के प्रधानमंत्री नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति के रहने चाहिए। नहीं, जो किसी के अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ ऐसा हुआ नहीं, क्या? ये तो देखिए, ये तो एक ट्रंप होता है ना, बहुत अनप्रेडिक्टेबल तब है, ये डोनाल्ड सब ट्रंप ठीक है। जानते हैं, और इंडिया भी ये चाहता है कि नहीं, इसको देखिए, जो कंटिन्यू रखा जाए ताकि दो राष्ट्रों के जो संबंध होते हैं वो व्यक्ति जरूर महत्वपूर्ण होता है। लेकिन हमने बहुत कुछ देखा कि नरेंद्र मोदी जी के समय में एक जमाने में बहुत भारत और अमेरिका के बहुत अच्छे संबंध रहे, जो नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी से बेहतर रहे। और एकदम से वो 25 और 29 बार का वो जो उनका स्टेटमेंट, वो एक अपना एक उसका राजनीतिक महत्व है। अब ये अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली बात कल से शुरू हो जाएगी, तो इसका भी हमें आकलन करना चाहिए। अब इसमें चूंकि अब हम लोग बात करने वाले थे राहुल गांधी की, और इधर से जो उनको उत्तर मिला उसकी, वैसे आज ही सुबह राहुल गांधी ने कहा था पार्लियामेंट के बाद कि भी देखिएगा ट्रेड डील पर ट्रंप भारत को दबाएगा। ये आज सुबह का उनका स्टेटमेंट फिर था। सही साबित हुआ, क्योंकि उससे पहले ट्रंप का एक बयान आ गया था, जहाज में बोलते हैं जब वो अपने रिपोर्टर से बात बयान करते तो वो हैं। ऐसे ही देते रहते नहीं, हैं। उसमें उन्होंने कहा था कि हम 25% टैरिफ लगा देंगे भारत के ऊपर जल्द, अगर डील नहीं हुई तो। और रिपोर्टर्स ने कहा क्या डील हो रही है? उन्होंने कहा अभी तक डील नहीं हुई है, जबकि अब तक वो कहते थे कि डील होगी। इस बार ट्रंप का बयान बदला हुआ था, तो एक अंदेशा तो वहां से मिल गया था। एनीवे, ये भारत सरकार की अब ये चिंता की बात है कि अब वो कैसे डील करती है ट्रंप के साथ, ट्रंप जैसे आदमी के साथ। देखो, ट्रंप के पास आखिरी कार्यकाल है। वो नरेंद्र मोदी की तरीके से नहीं है कि इलेक्शन जीत के 6 बार चाहे तो बन जाए। मोदी चाहे तो जीत जाए तो बन सकते हैं ना, वो नहीं बन सकते। लंबा समय 4 साल है। हाँ, तो लेकिन ही वांट्स टू लीव अ लेगेसी सर। वो भी अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं ना, राष्ट्रपति ट्रंप भी। एनीवे, ये चैलेंज आ गया, आप तो बहुत बड़ा भारत की। देखिए, मैं एक चीज और इसमें जोड़ देता हूं कि ये सिर्फ उसके लिए चैलेंज नहीं है, इंडिया के लिए भी चैलेंज है, कि भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या हम जो है जानबूझ के अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते? हम नहीं चाहते हैं कि एक नेक्सस बने चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका। हमारे लिए बहुत खतरनाक चीज होगी, तो हमारे लिए भी ये चैलेंज। अब तो संसद में नाम भी नहीं लेते, मतलब सरकारी चलिए, तो आइए, मैं नहीं आप सब लोग चाह रहे हैं मैंने दरअसल कहा की छोड़ो ये तुम टैरिफ की बातें, वही मुद्दे पे आओ जो बात करने हम आए हैं। ठीक है, सच उसी गंभीर पे आ जाते हैं। नहीं, गंभीर प्रश्न उठा रहा हूं। उन्होंने कहा देखिए, कि हम तो कोई नाम भी लेने को तैयार नहीं, और अच्छी बात है, और कूटनीति के आप- हिसाब से बिल्कुल सही। कूटनीति में राहुल गांधी ऐसा ने गलत होता किया। आप संस्कारवान देश हैं। नहीं, मित्र राष्ट्र के, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम कूटनीति लेना में गलत ऐसा था, नहीं हो। लेकिन जिन्होंने नहीं लिया उनको भी नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, आपको प्रियंका और राहुल में से किसकी स्पीच ज्यादा अच्छी लगी? देखिए, बात प्रियंका और राहुल की नहीं है। पहली बार काफ़ी समय में 14 से लगातार देखता आ रहा हूँ, जब भी कोई भाषण होता था, महत्वपूर्ण भाषण जिसमें संवेदनशील मुद्दे के ऊपर, और जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते थे, अमित शाह जी भाषण देते थे, तो सत्ता पक्ष जो था बहुत भारी पड़ता था। मतलब 80-20 कह लें या उससे भी ज़्यादा हम जा सकते थे। कल खासतौर से लोकसभा में जिस तरह का चर्चा हुई और जो उसका इम्पैक्ट एनालिसिस, कोई डेटा नहीं, मैं अपने ही आकलन पे हिसाब से कह रहा हूँ, तो वहाँ एक तरफा मामला नहीं था। और उसमें जो है विपक्ष की तरफ से संपूर्ण विपक्ष ने अच्छी तैयारी, और सिर्फ राहुल प्रियंका की हम बात ना करें, असदुद्दीन ओवैसी देखें, कनिमोजी देखें, अखिलेश यादव देखें, सबने, मतलब किसी को, मुझे तो सबसे ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि किसी ने मतलब शशि थरूर और मनीष तिवारी को मिस नहीं किया। जब आप कह रहे थे ना कि गैर भाजपा, गैर कांग्रेस, तो उसमें ये लोग भी जो थे, इनकी कोई चर्चा ही नहीं हुई।
अब मेरे सबसे सवाल ज्यादा का नुकसान आपको उनको फिर भी हुआ। दोनों में से कौन किसका बेहतर देखिए अच्छा मुझे, लगा? मैंने तो दोनों के भाषण सुने, मुझे लगा राहुल गांधी में जो पहनापन था या जो प्रश्न उठाए राजनीतिक रूप से, वो काफी मतलब एक तरीके का कांग्रेस को जो है एक तरीके से सुखद एहसास दिलाया उसने, कि कोई उन्होंने बड़ा गुफ अप नहीं करा, कोई ऐसी बात नहीं करी कि जिससे कंट्रोवर्सी हो वो जाए। गुफ अप ना करें, ये बड़ी बात है। होता है बिल्कुल, हर आदमी थोड़ी ना एक बेस्ट पार्लियामेंटेरियन होता है। तो मुझे लगता है कि उनकी कई प्रश्न जो थे जो उन्होंने उठाए, और प्रश्न उठाए या ना उठाए मैं उनके विवेक पे छोड़ता हूँ, लेकिन उसके जवाब नहीं मिले। आपको लगा राहुल गांधी का भाषण ज्यादा फोकस, ज्यादा पहना था आपको? हाँ, मुझे भी लगता है कि राहुल गांधी जो है, अगर पूरे विपक्ष की आप बात करेंगे तो राहुल गांधी का जो भाषण था या उन्होंने जो बातें की वो फोकस थोड़ी बातें थी, लेकिन दूसरे विपक्ष के लोग जब नाम पे के सिंदूर नाम क्यों होना चाहिए या फिर महादेव नाम क्यों होना चाहिए, ये सब बातें कर रहे थे, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई खास इसकी मतलब ज़रूरत थी कि इस तरह की बातें की जाए, क्योंकि उसके पीछे कारण थे जिसके कारण ये रखे गए थे और वो साफ कारण थे। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी फिर भी फोकस स्पीच में थे। अब आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी की स्पीच को लेकर के इन जनरल क्या रिएक्शन था? अलग अलग लोगों से आप बने बात की होगी। जैसे अभी रशीद जी ने कहा ना कि गुफ अप नहीं किया, तो राहुल गांधी के बारे में एक्सपेक्टेड रहता है कि कुछ ना कुछ वो गुफ अप करेंगे और हर चीज में करेंगे, और अपोजिशन के नेताओं को भी ये डर रहता है, मतलब अंदेशा ये रहता है कि पता नहीं क्या करेंगे। कल वैसा नहीं हुआ। कल वो बहुत, हालांकि एक जो फॉरवर्ड को लेके एक थोड़ी चर्चा चली, एफवर्ड को लेके, और दूसरी चीज निकलते लोगों ने ख्वाहिश को खबर बनाया है। दूसरी जो उन्होंने कही कि नहीं सर, ख्वाहिश नहीं, वहाँ काम बराबर हो गया था लगभग। दूसरी जो उन्होंने ये कही कि अभी तो मुझे मजा आ रहा है, तो उसका मतलब थोड़ा सा ये लगा। अदरवाइज एक बार मेज भी पटकी जोर से, तो स्पीकर ने कहा। अदरवाइज उसमें वो एक पैनापन, तीखापन, क्रिस्प बहुत ले। और इसमें एक चीज़ देखें सौरभ, कि वो इस लिहाज से पढ़े लिखे ऑडियंस को वो एड्रेस नहीं कर रहे थे। बोल रहे थे भले ही अंग्रेजी में, क्योंकि हिंदी में गुफअप करते, तो बोल रहे थे अंग्रेजी में, और पढ़े लिखे के लिहाज से नहीं, देश के आम लोगों के हिसाब से जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव होता है ना, जो कि ज़रूरी होता है। हाउस में आज आप जा रहे हो तो यही बात बोलो, उस काम को राहुल गांधी ने बखूबी किया। जैसे इस बात को कहना है कि हिम्मत है तो ट्रंप का नाम लेके बोलें, लोगों को ये समझ में, उनके अपने ऑडियंस को समझ में आएगा कि हाँ भाई नहीं लिया गया। आपने ये क्यों कहा कि पढ़े लिखों को छोड़ दें? तो पढ़े लिखे को इसलिए कि जिस तरह की बात कर रहे हैं, जैसे डीजीएमओ लेवल की बातचीत, अगर बाकी सब छोड़ दीजिए, उनके पिताजी जब प्रधानमंत्री थे तब की ये व्यवस्था बनाई गई थी, तो उसमें इन्फॉर्म आपको करना ही होता है। उसमें ऐसा क्या है कि हमने कह दिया, हमने सरेंडर कर दिया, तो पढ़े लिखे लोगों को तो एकदम जो उन्होंने कहा कि हमला करने के 30 मिनट में सरेंडर कर दिया आपने पाकिस्तान को। डीजीएमओ ने बताया जो कि बताना होता है, क्योंकि आपके देश में जाके हमने ये किया, और ये पहले भी हुआ था, बालाकोट के समय भी ये हुआ था। तो वो तो एक व्यवस्था बनी हुई है, राजीव गांधी के समय की बनी हुई है। तो ये ज्यादातर लोग मान रहे थे इस बात को समझेंगे कि राहुल गांधी ने कल कोई गलती नहीं की। हाँ, बड़ी गलती उन्होंने बहुत इम्पैक्ट के साथ में हाउस में मौजूद था, सदन में था, अंदर भी मैं ये फील कर रहा था कि सांसद उनकी बात को ध्यान से सुन रहे थे, उन्होंने एक तरह से बांधे रखा था। और ये मैंने पूरा भाषण सुना उनका, इम्पैक्टफुल था। देवेंद्र जी की तरफ से आ रहा है तो मतलब महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। नहीं, अब नहीं, आपका आकलन तो मैं प्रश्न नहीं। देखिए, आप किसी भी स्पीच में ये होता है कि आप अपना क्या केस बिल्ड करना चाहते हैं, तो वो जो पॉलिटिकल पॉइंट रखना चाहते थे उसके अराउंड उन्होंने जहां से शुरू किया, जहां तक पहुंचे, तो वो लग रहा था कि हाँ ये आदमी एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, और अंत में वहां पर ले जाकर के विपक्ष बार बार बातें उठाता रहा इस बीच में, जब से ऑपरेशन हुआ उसके बाद से जो बातें उठाते रहे, वो सब बातें जो है राहुल गांधी ने एक एक करके उठाई। तो ये मैंने इसीलिए कहा ये फोकस भाषण था। उन्होंने जो बट ये सरेंडर वाली बात आपको नहीं गुफअप लगती? मुझे तो लगती है। ये कहना कि भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया और 35 मिनट में सरेंडर भी कर दिया, मतलब डजंट मेक सेंस। देखिए क्या हो, सॉरी आप बोलिए राहुल जी। देखिए, आम लोगों के लिए आप जब इंटेलेक्चुअल डिबेट करेंगे तो हाँ, लेकिन आम लोगों की भाषा में जब आप बात करेंगे ना, जो जिनको वो एड्रेस, मुझे हैरानी इस बात, सॉरी मुझे हैरानी आपकी बात पे भी, फिर इनकी बात पे हुई। इंटेलेक्चुअल लोगों की बात करेंगे तो आप ये राहुल गांधी का भाषण इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए नहीं है, ये प्रमाइस के साथ शुरू कर रहे हैं अपनी बात। बिल्कुल कि पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए नहीं था, आप छोड़ दीजिए उन बात सही है। आप कॉफी पीजिए, क्योंकि अब हैरान होने का समय आ गया है। नहीं, बिल्कुल देखिए, देवेंद्र बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। वो एड्रेस कर रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो कि लोग मोटी मोटी बातें समझते हैं। अब जैसे देवेंद्र ने कहा, डीजीएमओ का एक बाकायदा एक बना हुआ है ना कि डीजीएमओ आपस में बात करेंगे, बाकी सब चीज़ें, और आप ये समझाने जाओ कि हर ऑपरेशन का एक फोकस होता है, एक लक्ष्य होता है कि ये अचीव करना है, तो अब ये कौन समझाने जाएगा? तो वो मैं कह रहा जब इंटेलेक्चुअल बातें करेंगे तो वो उसमें गड़बड़ है। देखिए, कौन एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप समझाओ, जो सच है आप वो बोलो। राहुल गांधी से भी एक्सपेक्टेड है, जो सच था वो सच बोलो, जहां गलती दिखी सरकार की गलती बताओ। राहुल गांधी को तो सवाल पूछ, जहां गलती तो सवाल आप, तो वो सवाल पूछ रहा। देखिए, मैं एक बात, जो मैं राहुल की बात जो कह रहा हूं उसी को बात को देखिए, जो राहुल गांधी ने बातें कही
वो हो सकता है कि एक जैसा एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू या मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू या डिप्लोमेसी के हिसाब से ये जो सरकार में रहते हैं, जैसे आपने राजीव गांधी का बताया, वो गलत हो, लेकिन एक कॉमन सेंस एक चीज़ होती है। जनता का क्या, जब दो लोगों में लड़ाई हो रही है, जैसे उन्होंने कहा कि आप तमाचा मारा, एक तमाचा मारा, बोला दूसरा तमाचा नहीं मारूंगे। वॉर का मतलब होता है ऑल आउट वॉर। आपने अभी देखा कि ईरान और कतर का या जिस तरीके का इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बहुत ही नपातुला और व्यवस्थित और कुछ बहुत। और आप एक देखिए कि यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई, तो यूक्रेन और रूस की लड़ाई जो है वो मतलब बिल्कुल नो होल्ड बार, कि हज़ारों लाखों लोग मारे जा चुके हैं, इतना जान माल का नुकसान हो गया, हर जगह बम फूट रहे हैं, वो होता है। एक ये होता है कि भाई वो ऐसा स्ट्राइक किया कि कतर पे जहाँ बम गिराया ईरान ने, उस समय वहाँ कोई था ही नहीं, कोई अच्छा हुआ देश के लिए, मतलब विश्व के लिए, लेकिन ये कोई लड़ाई नहीं होती। तो ये जो परसेप्शन है कि हम पाकिस्तान जो आतंकवाद का एक चेहरा है उसको हम मिटाने गए थे, तो मिटाने के बाद उसी को सफ़ेद झंडा लेके आया, काला झंडा लेके आया, लाल झंडा लेके आया, हमने उसकी बात क्यों मान ली? उसकी बात पे हम विश्वास क्यों कर रहे हैं जब 50 बार हम चोट खा चुके हैं? तो और इसी बात को नेहरू को और इंदिरा गांधी के ऊपर आप इल्ज़ाम देते हैं। अपनी बात आई तो आप कह रहे नहीं, वो तो सफ़ेद झंडा लेके आए थे इसलिए हमने उनकी बात मान ली। तो वो चीज़ जो है जनमानस में अटपटी है, नहीं समझ में आ रहा है, लोग अभी तक उसको लेकर के थोड़ा सा बेचैन क्यों रुक हैं। गए? क्यों रुके? क्यों जब ये हुआ था तब भी तो सवाल आ रहे थे ना लोगों की तरफ से, आप सोशल मीडिया पे क्यों रोक दिया, क्यों रोक दिया, आ रहे थे ना। तो यही बातें, वो मैंने कहा ना, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो अपनी है उसको एड्रेस कर। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपने वैसे इंदिरा गांधी वाली बात की, कल राहुल गांधी ने क्योंकि वो पहले के भाषण में आया था उनका नाम कहीं, तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा अगर इंदिरा गांधी का 50% भी दम है नरेंद्र मोदी में तो यहाँ आए और कह दें ट्रम्प झूठे हैं और बता दीजिए कि हमारे कितने जहाज है। इसके बाद सरकार ने एक बड़ी जो इंटरेस्टिंग चीज़ की, किरण रिजिजू साहब ने तो पहले कल रात को ट्वीट किया था, वो इंदिरा गांधी की राष्ट्रपति निक्सन को लिखी चिट्ठी वो उन्होंने पोस्ट की थी। फिर आज उन्होंने दोबारा उसमें से हिस्सा निकाल करके पोस्ट किया कि ये पढ़ें, अगर आप पूरी चिट्ठी नहीं पढ़ना चाहते तो। वो चिट्ठी कहती क्या है, वो निक्सन को ये बता रही हैं कि पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया है और ये हमारे देश के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति है और आपके पाकिस्तान आपकी बहुत सुनता है, सीधी सीधी भाषा में, आप पाकिस्तान को मनाइए। अब वो जैसी लैंग्वेज लिखी जाती है, हिज एक्सेलेंसी, आई इम्प्लोर यू, फलाना, मतलब शब्दावली जो है वो ऐसी है, पढ़ के आपको ये लगेगा कि जैसे भारत अमेरिका के राष्ट्रपति से कह रहा है कि भाई हमें बचा लीजिए, आप हमें बचा लीजिए, इसने हम पे हमला कर दिया, दुष्ट देश है, लेकिन आप इसको रोक सकते हैं, नहीं तो स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। तो वो उन्होंने कहा कि अब ये वक्त आ गया है। इंदिरा गांधी हमारे देश में जैसे आयरन लेडी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े, ये ऐसा श्रेय था जो कभी डाइल्यूट हुआ ही नहीं था आज तक, किसी ने प्रयास भी नहीं किए थे। ये पहली बार प्रयास हो रहा है कि अच्छा पॉलिटिकल विल, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा पॉलिटिकल विल ही नहीं थी आप में लड़ने की, इसीलिए आपने आधे घंटे में सरेंडर कर दिया, इसीलिए आपने सिन्हा के हाथ बांध दिए थे, इसीलिए आप रुक गए जब रुकना नहीं था। इंदिरा गांधी से सीखो। तो रिजिजू साहब ये कह रहे हैं कि ठीक है, अब हम उस पॉलिटिकल विल की पोल भी खोलते हैं। ये सोच समझ के क्या, सॉरी एक मिनट में, संदर्भ की बात ये है कि वो जिस समय इंदिरा गांधी अमेरिका गई और उसके बाद में उनका जो जॉनसन का जो एपिसोड है, उसके बाद वो आई और वो अमेरिका से आई, वो भारत वापस नहीं आई, वो चली गई रूस, और रूस में जाकर के उन्होंने रूस से संधि करी, तो अमेरिका को एक खुली चुनौती दी। और उस समय भारत की मतलब अर्थव्यवस्था खराब थी, खाने का सामान की कमी थी, वहाँ से चावल आता था, दुनिया भर की चीज़ें आती थी, और उस पर अमेरिका ने ओपन थ्रेट था कि वो उसको बंद कर देगा, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसको डिफेंस का शो किया। ये जो चिट्ठी लिखी होगी, हो सकता है कोई फॉरेन मिनिस्ट्री में, और तहजीब और उसका तरीका होता है, उसके लिखा गया, आप उसके शब्दों के ऊपर भाव पे जा रहे हैं, लेकिन इंदिरा गांधी की बात जो 71 की है वो तो तारीख में दर्ज है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी तो पार्लियामेंट में आके बोले कि ट्रम्प झूठा है, नाना जी। मैं पूछूंगा, और इंदिरा गांधी लिखती तो डिप्लोमेसी की चिट्ठी है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो नानाजी देशमुख ने उस समय कहा इंदिरा गांधी को 1971 में, या अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, उन्होंने कहा, फिर उन्होंने उसको उस पर पलटी भी मारी थी, तमाम चीजें, लेकिन ये तमाम तथ्यात्मक चीजें हैं। सर मैं ये कह रहा हूं कि जो बात आप समझते हैं, मैं समझता हूं, हम सभी लोग समझते हैं, आप लोग हम क्यों नहीं एक्सपेक्ट करते इंटेलेक्चुअल बातें राहुल गांधी, एक क्यों नहीं राहुल गांधी के लिए ये नॉर्मल है और राहुल गांधी ये बोले कि भाई ऐसे नहीं होता, क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कि पार्लियामेंट में आके बोलो कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है। फॉरेन सेक्रेटरी ने जब कनाडा में थे प्रधानमंत्री उस वक्त, और ये क्लियर हो गया कि ट्रम्प के बुलाने के बावजूद मोदी ने मना कर दिया कि मैं कनाडा नहीं आऊंगा, मुझे कहीं और जाना है, और उसके बाद ये बताया गया कि फोन पे बात हुई और विदेश सचिव ने बताया कि मोदी ने ट्रंप को फोन पे साफ साफ कह दिया कि ये भारत पाकिस्तान की लड़ाई रुकवाने में आपकी ट्रेड टॉक का कोई रोल नहीं है। इन एज मेनी वर्ड्स बोला गया और रीड आउट पढ़ा विक्रम मिश्री ने। वो किसी को क्यों नहीं याद है? और वो क्यों नहीं भारत सरकार ने आईना दिखा दिया ट्रंप को मोमेंट है?
जो शुरू में सौरभ मैंने कहा था ना कि पढ़े लिखे लोगों को राहुल की बात समझ में आ जाएगी कि कोई मतलब नहीं है, मतलब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। लेकिन राशि जी को सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि नहीं, उसमें भी थोड़ा सा डिस्काउंट मुझे देना पड़ेगा। कुछ पढ़े लिखे लोगों को भी शायद वो बात समझ में नहीं आई। भाई पाकिस्तान में 9 आतंकी सेंटर, मौलाना मसूद अजहर को टारगेट करके आप हिट कर रहे हो, इतने सारे आतंकी मार रहे हो। मसूद अजहर जैसा दुर्दांत आतंकी ये कह रहा है कि इससे अच्छा होता है कि मैं ही मर जाता। उसके बाद आप कहें कि हासिल क्या किया? पाकिस्तान के 9 एयरबेस की आपने धज्जियाँ उड़ा दी। उसके बाद अगर कहें कि भारत ने हासिल क्या किया ऑपरेशन सिंदूर से, वो तो नहीं, ये किया जा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जैसा इन्होंने बताया, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी में किसी को भी कोई शक नहीं है। बात यह है, जो राजनीतिक मंच के ऊपर बात हो रही थी लोकसभा में, संसद में, जब कहा गया, जो आपने कहा कि डीजीएमओ वाली बात, और जिस पे राहुल गांधी ने संदर्भ में किया, तो वॉर के समय जब भी किसी दो राष्ट्र में युद्ध हो रहा वॉर होता तो है, थे ही नहीं ना हम लोग, पहले दिन से नहीं थे। नहीं, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म तो थी। हाँ। और टेररिज्म का चेहरा पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान ही सफेद झंडा हिला रहा है। भाई हम क्या पाकिस्तान के साथ वॉर पे थे पहले दिन से? हम आतंकवाद के खिलाफ थे। आतंकवाद के खिलाफ आतंकवाद हमने के हिट लड़ाई किया। लड़े थे। तो हमने हिट किया। हाँ, तो इसी यही पे एक प्रश्न उठता हमने है हिट किया, कि जो उसका ऑपरेशन आतंकवाद किया। का चेहरा है, उसी के कहने पे आपने बात मान ली उसकी। अरे और उसके बाद आप कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने नहीं, देखिए मैं इसमें थोड़ा सा जुड़ता हूं। देखिए राहुल गांधी जो सारी बातें कर रहे थे, क्या राहुल गांधी ने ओरिजिनल ये सारी बातें की थी? ये बात कहना कि आपने जो है फोर्सेस का हाथ रोक लिया था, ये एक फोर्सेस के आदमी ने कहा। अगर ये बोला जाए ट्रंप है, तो ट्रंप ने कहा, ट्रंप कह रहा था ना कि मैंने रुकवाया है। तो देखिए ये राहुल गांधी ने बनाई बातें नहीं है कि वो अपने मन से बना के कर। ट्रंप ने कहा तो इधर से मना हो गया। हाँ ठीक है ना। अब तो क्या कर वो कह रहे थे कि अब आप जो है प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पे ऐसा कहा था कि नहीं, पहली बार ही कहा ना सार्वजनिक तौर पर कि नहीं किसी और विदेश मंत्री क्या होता है भारत की सरकार में? प्रधानमंत्री से बात हो रही थी ना, तो प्रधानमंत्री ने पहली बार ये कहा ना कि कोई भी विश्व का नेता नहीं था जिसने हमें कहा हो ये युद्ध रोकने के लिए। जवाब आया ना। सवाल पूछने से आप विपक्ष को क्यों रोके? कौन विपक्ष तो बोलेगा ना, विपक्ष सवाल करेगा। ये डेमोक्रेसी में सवाल ही तो करना है। लेकिन इससे क्लियर वे में क्या कहा जा सकता है? भारत की सरकार में विदेश मंत्री जब कह रहे हैं, बात हो गई ना, उसके बाद प्रधानमंत्री ने बोल दिया। वोट नरेंद्र मोदी जी को लोग देते हैं, लोग विदेश मंत्री को नहीं देते। अरे ये तो पढ़े लिखे लोग भी अगर ऐसे बोले तो पढ़े लिखे की बात नहीं। मैं बात इंदिरा गांधी की बात 71 में इंदिरा गांधी क्यों नहीं बोले? कहते उस जमाने का विदेश मंत्री कौन था, रक्षा मंत्री कौन था? जब कह दिया बात खत्म ना। पूछू, अगर लोगों को याद भी नहीं होगा कि 1971 में रक्षा मंत्री कौन था, पीएम ने कल जब कह दिया कि किसी भी देश ने ये किया तो बात खत्म। मैं आपकी बात हो गई ना वहां। लेकिन यही बात होती है जब पलट के जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी, बहुत सारी घटनाओं का, राजीव गांधी का जिक्र किया जाता है। वही किया जाता है कि उस समय उन्होंने ये नहीं करा, उनकी ये कमी थी, उनकी ये कमी थी। देखिए इतिहास तो हर चीज को दर्ज करता है, और ये चीज भी कभी ना कभी ये आएगी, और ज्यादा खुल के आएगी कि क्या कारण था। इसीलिए मैं कह रहा हूं एक प्रश्न चिन्ह, एक पहेली है कि क्यों आप जो भी कहें, युद्ध विराम, सीज फायर, किसी भी जो भी शब्द करें, एक उसको जो एक ऑनगोइंग ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसको रोका गया, उसका क्या कारण थी, क्या वजह थी, वो अभी तक लोगों के समझ में नहीं आई है। आपने एक बात कही कि राहुल गांधी ने बार बार ये सवाल पूछ के इतना तो कर ही दिया कि प्राइम मिनिस्टर को ये बोलना पड़ा कि भाई किसी देश का कोई, और ये सीधे उन्हीं को बोलना पड़ा, एक पॉइंट नंबर 1। और दूसरा आपने कहा कि वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं जिसको ये लगता है कि क्यों रुक गए थे आप, जंग में आपका अपर हैंड था तो आपको रुकना नहीं चाहिए था। वो केस उन्होंने बताया कि भाई मोदी जी लड़ना ही नहीं चाहते थे, जो इनफैक्ट मोदी जी कह भी रहे हैं, डे 1 से कह रहे हैं। मतलब ये सरकार कह रही है कि हमारा उद्देश्य युद्ध लड़ना नहीं था, लेकिन दोनों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी, पाकिस्तान से आप कोई बहुत सारे लोगों की जान थोड़ा लेना चाहते हैं, वहां पे भी यहाँ पे भी। तो युद्ध तो उस तरह से होता है फिर, तो वो कोई मंशा नहीं थी उस तरह के युद्ध की। इसका मतलब राहुल गांधी जो है फिर वो सेल्फिश इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं। नहीं भाई, राहुल गांधी तो सवाल उठाएंगे, कहना है क्यों रुक गए, फिर इसका क्या मतलब है? राहुल गांधी तो सवाल उठाएंगे, जो कि मैंने आपको कहा जब ये सारा कुछ हुआ, जिस दिन रुका उस दिन ट्विटर पे क्या चल रहा था, फेसबुक पे क्या चल रहे थे, ओके, तो वो एड्रेस कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर प्रियंका गांधी के भाषण की बात करें, राहुल गांधी का भाषण डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर ऑन ऑपरेशन सिंदूर, खासकर फॉरेन पॉलिसी, इसमें चाइना भी आया बाद में। प्रियंका गांधी का भाषण इंटरनल सिक्योरिटी पे था, और उनके सवाल भी इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोगों से थे। होम मिनिस्टर से सवाल था, उन्होंने कहा एनएसए ने इस्तीफा दिया क्या, इतना बड़ा सिक्योरिटी इंटेलिजेंस लैप्स हुआ, आईबी चीफ ने इस्तीफा दिया क्या, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, वहां सेना पुलिस क्यों नहीं था। तो अब ये देखें तो ये वर्क का डिवीजन दोनों के बीच में अच्छा था कि दोनों की बात कहीं ओवरलैप नहीं हो रही थी, या एक ही बात दोनों नहीं कह रहे थे, अलग अलग पहलुओं पर बात कर रहे थे।
हाँ बिल्कुल सर, वो एकदम समझ में आ रहा था कि वो एक रणनीति के तहत ये किया जा रहा है। बहुत स्मार्ट मूव था कि प्रियंका गांधी इस पोर्शन को देखें, और सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी नहीं, इमोशनल जो क्वेश्चन डालना होता है, जैसे शुभम का जिक्र करना, उनकी पत्नी का जिक्र करना, उस तरह की बातों करना, जितने लोग मारे गए थे उन सबका नाम लेना, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पर भी देखें तो वहाँ भी ये समझ में आया कि शायद होमवर्क तथ्य के हिसाब से, मैं फिर पढ़े लिखे लोगों वाली बात पे जाऊँगा कि वहाँ पर उनको ये समझ में आएगा कि TRF को लेके जो उन्होंने कहा कि भाई TRF 2020 में अस्तित्व में आया और आपने उसको आतंकी संगठन घोषित किया 2023 में, उसकी एक प्रक्रिया होती है। और ऐसा नहीं है कि 2020 में आया, 2023 में अगर आतंकी संगठन घोषित किया तो बीच में एकदम फ्री वैली दे दिया गया था TRF को कि आप अपनी घटनाओं को करें। 2021, 2022 इसमें भी TRF के कमांडर मारे गए हैं, लेकिन जब आपको उसको आतंकी संगठन घोषित करना है तो तमाम उसके पास, आपके पास एविडेंस होनी चाहिए, जिन एविडेंस को आप इंटरनेशनल लेवल पे भी रख सको, यूनाइटेड नेशन पे भी रख सको, जो कि आज कल आपने देखा कि यूएन में किस प्रकार से TRF को, उसके नाम को शामिल किया गया है UNSC के उसके प्रस्ताव में। तो उस प्रक्रिया को शायद या तो प्रियंका का होमवर्क वैसा नहीं रहा होगा या उनको पता नहीं होगा, बट एकदम से ये समझ में आ रहा था कि दोनों ने बांट लिया है कि इस हिस्से पे आप जाए, इस हिस्से पे मैं जाऊँ। नहीं, उन्होंने अपने एक वीक मोमेंट को भी अपने उसको आर्गुमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया कि 2008 का मुंबई का हमला हुआ, आप सब कहते हैं सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन कम से कम हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ था, देश के गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ था, यहाँ इतने लोग मारे गए, किसका इस्तीफा हुआ? और दिलचस्प बात बताऊं, देश के गृह मंत्री का इस्तीफा क्यों हुआ? शिवराज पाटिल तो बड़े सोनिया गांधी और समय यूपीए में मजबूत थे, वो इस्तीफा किस बात पे हुआ? और ये चीज़ भी बहुत बार लोगों के उसमें नहीं आई, क्योंकि शिवराज पाटिल से कहा गया गृह मंत्री से कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो और इसके तमाम जो एक तरीके का फेलियर हुआ है उनको हटाइए, और उन्होंने उसको हटाने से मना किया और तनातनी हुई। और उसके ऊपर उन्होंने जो था उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मतलब जो हमारे सुरक्षा के जो लोग हैं या जो लोग इंटेलिजेंस कम्युनिटी है उसके खिलाफ मैं कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। तो फिर उन्होंने इस्तीफा लिया गया, उनका इस्तीफा लिया गया। मतलब जब उन्होंने उनको मतलब जो अपने मातहतों को का इस्तीफा नहीं मांगा तो फिर उन्होंने कहा मैं इस्तीफा देता हूं, तो उन्होंने इस्तीफा दिया। ये सब चीज़ें भी यूपीए की जो चीज़ें थी जो मतलब इतनी सार्वजनिक नहीं हुई। नहीं, फिर उसमें ऑप्टिक्स का भी एक रोल रहा कि जो कपड़े बदलते थे, जो ऑप्टिक्स थी वो भी एक रोल था कि तो वहाँ पे जो शुरू हो गया था, जो कि एक सरकार की छवि के लिए सही नहीं था, बार बार कपड़े बदलना और डिले होना, वो बहुत सारी चीजें उसमें इकट्ठी थी। और मुख्यमंत्री चले गए थे अपने बेटे को लेके, फिल्म स्टार बेटे को इनका ये हुआ था। हाँ, विलासराव देशमुख चीफ मिनिस्टर होते थे, उनको राम गोपाल वर्मा को जब पहली बार खत्म हो गया ऑपरेशन, अच्छा उस वक्त मैं ताज होटल के बाहर ही था, तो वो अंदर चले गए और उनकी देखा सीढ़ियों से उतर, साथ साथ उनके वो चलते आ रहे हैं, उनके बेटे एक्टर रितेश देशमुख और राम गोपाल वर्मा, और उन्होंने बाद में पिक्चर बनाई उस पूरे अटैक इंसिडेंट के ऊपर। तो शायद वो क्या कहते हैं सर, उसको रेकी करने के लिए उनको साथ मिले गए थे। और शिवराज पाटिल वाला बड़ा इंटरेस्टिंग आपने याद दिला दिया। उससे पहले आपको याद होगा बहुत सारे शहरों में बम धमाके भी हो रहे थे उन दौरान। तो एक अखबार ने, एक टैबलॉइड ने एक्चुअली शिवराज पाटिल की एक दिन की विद टाइम स्टैम्प 3 तस्वीरें डाली फ्रंट पेज पे, इतने बजे ये कपड़े, इतने बजे ये कपड़े, इतने बजे ये कपड़े। और मुझे उसी दिन इंटरव्यू करने के लिए भेजा गया शिवराज पाटिल का, और मेरे हाथ में वही अखबार था जब मैं उनके सामने बैठा। तो मेरा ऐसा इरादा नहीं था कि मैं ये दिखाऊंगा, ये देखिए आप ऐसा कि आप ये कह रहे हो, मैं पूछता उनसे, लेकिन उनकी नज़र खुद ही पड़ गई उसके ऊपर। तो उन्होंने मेरा पूछा ये क्या है, मैंने कहा दिखा दिया। आप जानबूझ के ले गए होंगे छेड़ आपके मिजाज में दाखिल है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा ये आज का है, मैंने कहा सर आज ही का है। तो मैंने देखा, फिर से बस अखबार फेंक दिया टेबल पे। हाँ, they didn't say anything। बाद में वो बात हुई थी, तो उनका जवाब ये था कि आई एम द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, नॉट अ कांस्टेबल। मैं कांस्टेबल नहीं हूँ कि मुझे अपनी बीट की हर चीज़ मालूम होगी, एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मी टू बी दैट वे ऑल्सो, कि मैं हर वक्त यूनिफॉर्म में रहूँगा, मैं वैसे नहीं रह सकता। ये उनका जवाब था। फिर आगे उनका 2008 में हो गया, फिर वो इस्तीफा हो गया। एनीवे, अब एक चीज़ जो कल मुझे स्ट्राइक करी देवेंद्र, ये आपको लगता है कि ये डेलिब्रेट था? प्रधानमंत्री ने जो उपराष्ट्रपति JD वैंस के साथ वाला प्रकरण बताया, वो काफ़ी डिटेल में बताया कि मुझे 9 तारीख को उपराष्ट्रपति का फ़ोन आया, मैं मीटिंग्स में था, 3-4 घंटे तक 3-4 बार उन्होंने फ़ोन किया, 45 मिनट तक वो इंतज़ार करते रहे, फिर मैंने पलट के, ये बताने के लिए था कि मैं उस वक्त किसी की नहीं सुन रहा था। हाँ बिल्कुल, सीधे वही था। और वो जो जिस मीटिंग की बात सौरभ उस समय चल रही थी, उसके विजुअल भी बाहर आए थे कि उस समय तीनों चीफ, NSA, रक्षा मंत्री, इन सब के साथ प्रधानमंत्री की बैठक चल रही थी।
उसी दरमियान जब इनके फ़ोन आ रहे थे। और जाहिर तौर पे वो बैठक इसी लिहाज से चल रही थी कि पहले तो ये समझ में आ ही गया होगा ना कि जेडी वेंस क्या कहने वाले हैं या किस तरह की बात कह सकते हैं, आगे हमें क्या कुछ करना चाहिए। तो अचानक से बैठक ये बुलाई गई थी, ये सारे लोग उसमें बैठक कर रहे थे। उस बैठक के बाद पीएम ने तो एक तरह से खुल के ये बता दिया कि, और पहले ये एमईए की तरफ से बताया गया था कि ये चीज़ें हुई थी दोनों की बीच जो बातचीत थी, लेकिन कल तो प्रधानमंत्री ने हाउस में ये बताया कि भाई जेडी वेंस ने ये कहा और हमने ये कहा। और ऐसी बात जब आप सदन में देश के प्रधानमंत्री ऑन रिकॉर्ड ये कहते हैं तो आप समझा जा सकता है कि अमेरिका जैसे देश पे जब आप ये बात बोल रहे हैं ना, तो आप तथ्य में 100% सही रहेंगे तभी होगा। नहीं तो जेडी वेंस को किसने रोका है वहाँ से रिएक्ट करने के कि नहीं ऐसा तो नहीं था। बस मैं बहुत आसानी से वो कर सकते थे। एक चीज़ ऐड करूंगा, जब मैंने ये कहा था कि अमेरिका के ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ भारत के जो शुभ चिंतक है उसमें जेडी वेंस भी, तो इसलिए इसको इस लिहाज से भी देखना चाहिए कि हम उन सारे लोगों को जो है ऐसा कोई कदम नहीं उठाते कि जो हम भारत के फेवर में बात करते हैं उस एडमिनिस्ट्रेशन में उनके खिलाफ कोई बात करे। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने जब ये कहा तो वो सब बचाते हुए ही कहा कि, वरना वो कह सकते थे मैंने जानबूझ के नहीं उस वक्त फोन कर रहे थे। वो ये रेफरेंस यही लग रहा था कि भाई पूरी दुनिया से फोन आ रहे थे और मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा ध्यान इस वक्त सेना पे था। नेचुरली मीटिंग पे चल रहे थे और जब आपको बात करनी हो और अमेरिका के उपराष्ट्रपति से बात करनी हो तो आप अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग करके बात करोगे ना कि हमें क्या कहना है। फिर उन्होंने ये भी बताई पूरी बात कि मैंने उन्होंने कहा पाकिस्तान हमला करेगा, मैंने कहा ये, फिर अपना वो वर्ड जो कुछ उन्होंने यूज किए थे वो बताए कि गोली चलेगी तो यहाँ से गोला चलेगा। तो अब ये बताइए कि कल किसकी गोली साबित हुई और किसका गोला? राइट के हिसाब से सौरभ, मुझे लगता है कि गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए तो किसी भी समझदार व्यक्ति को अगर वो किसी पूर्वाग्रह में नहीं है, पॉलिटिकल पूर्वाग्रह में, तो उसको वो बात बहुत आसानी से समझ में आएगी कि हाँ क्या फैक्चुअल पोजीशन था। जैसे आतंकवाद को लेकर जिक्र हुआ कि इस्तीफा, इन दोनों इस्तीफे की बात हम लोग की यूपीए के समय में, इतनी सारी आतंकी घटनाएं हुई और किया क्या आपने, और अब क्या हो रहा है, दोनों में तुलना कर लीजिए। क्या इस्तीफा देने से काम खत्म हो जाता है? यूपीए सरकार की एक रणनीति रहती है, गांधी परिवार की एक रणनीति रहती है कि जब भी कुछ ऐसा हो तो किसी और का बलि का बकरा बनाओ, इस्तीफा लेके और अपनी पोजीशनिंग एकदम हाई मोरल ग्राउंड रखो। इन लोगों के समय क्या होता है कि सारी जिम्मेदारी एकदम टॉप लेवल पे होती है, तो ये ऑप्टिक्स चलता नहीं कि हाँ आप किसी और का इस्तीफा करा दें उससे आप बच जाएंगे, क्योंकि सब कुछ सेंट्रलाइज बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर एक्शन तो दिख रहा है ना, अब इससे ज़्यादा एक्शन क्या दिखेगा। और आतंकवाद रोकने की जो बात है, आतंकवाद नहीं, लेकिन अगर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ तो उस पर किसकी गर्दन नपी? इंटेलिजेंस फेलियर मतलब किस रूप में, क्या चूक हुई, कहाँ क्या हुआ कि वहां पर क्या ऐसा सिस्टम हो सकता है, क्या ऐसा सिस्टम हो सकता है? कहा जा रहा था कि अब पूरा आतंकवाद खत्म हो जाएगा और उसके बाद आतंकवाद की घटना हुई, बड़ी घटना हुई। किसने कहा कि नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा? आतंकवाद को चोट लगेगी। नहीं कहा गया खत्म हो जाएगा, किसने कहा? देखिए चलिए मैं वो भी नहीं कहता, मैं कहता हूं कि भाई देखिए हम यहाँ बड़ी गंभीर चर्चा कर रहे हैं। देखिए बात ये होती है, मुझे कोई भी ना प्रधानमंत्री ना गृह मंत्री जो बातें कही वो सारी बातें 100 आंखों मतलब सर आंखों पे और सब सच है, लेकिन देश की देखिए जन भावना होती है। जन भावना जो है इस समय स्पष्टीकरण की नहीं, स्पष्टीकरण आप जितना भी दें, बात यह है कि निर्णायक बात कैसी रही। क्या हम जो एक अनफिनिश्ड एजेंडा है जिसमें पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन पास हो चुका है, और ये है कि जो पीओके जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग है और बने, उस पे एक अच्छा मौका था, क्या वो हम मौका चूक गए? कल इसका जवाब आया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। ऑब्वियसली वो ये नहीं कहे या कहा उन्होंने कि नहीं हम लेंगे, ये बातें नहीं कही। उन्होंने कहा कि पीओके को लेकर भी किससे पूछेंगे, मुझसे ही पूछेंगे या मुझसे ही अपेक्षा करेंगे। कांग्रेस को कह रहे थे कि आप भी मुझसे ही अपेक्षा करेंगे कि ये काम भी मैं ही करूं। हाँ, जो भी प्रधानमंत्री हो, बिल्कुल। हाँ। नहीं मैं, उन्होंने कहा कि मुझसे ही अपेक्षा करेंगे कांग्रेसी कि ये काम भी मैं ही करके। लोगों को एक कसक और मलाल और एक कमी लगती है कि एक अच्छा मौका मिला था, बहुत कुछ किया जा सकता था। ऐसा, लेकिन मैं बताऊं, फैक्ट बताता हूं आपको, सच बात है कि उस वक्त सबको लग रहा था जब वो अचानक से अनाउंसमेंट हुआ और वो भी ट्रंप ने कर दिया था, सबको लगा ये क्या हुआ, अचानक से सब कुछ बंद हो गया। बट बाद में जब हम लोग डिस्कशन सारे सीनियर मिलिट्री के लोग ही होते थे, फिर बाद में जब ये बातें समझ में आई उस पहले झटके के बाद, देन ये रियलाइज हुआ कि आप क्या 22 मई को हमला हुआ पहलगाम में, 6 मई को आपने हमला कर दिया। कितने दिन है इसके बीच में? 22 अप्रैल को 22 अप्रैल और तैयारी से गए थे। हाँ, 15 दिन में क्या पाकिस्तान पर युद्ध की तैयारी हो सकती है? बहुत सारे हो सकती है ना सर, बहुत सारे न्यू नॉर्मल जो है वो जो है हमें दिखाई देते हैं। एक ये है कि अगर पाकिस्तान ऐसा करेगा, आतंकवादी हमला होगा, तो हम जो है उसे छोड़ेंगे नहीं, एक ये नॉर्मल दिखाई देता है। अब ये दोनों तरफ काम करता है। ये हमारी भी मुश्किल है कि हर बार हमला होगा तो हर बार ऐसा होगा।
दूसरा ये है कि ये साफ हो गया कि भारत बोला कल अपने राहुल गांधी वेपन्स के कारण, अपने जो गृह में बनाए गए या यहाँ बनाए गए वेपन्स हैं, उनको यूज करके याद सर, करेगा। समय तीसरा, चला गया, मैं बताइए बस मुझे एक लास्ट के जो न्यूक्लियर ब्लफ है उसको भी खत्म किया। नहीं, क्या कुत्ते कल की अगर दुम ये- सीधी हो जाएगी? नहीं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं इनके माध्यम से, क्या कुत्ते की दुम सीधी हो मैंने जाएगी? दोनों साइड बोला पाकिस्तान है। से ये एक्सपेक्ट करना कि वो आतंकवाद को जो पहले नहीं किया, अब कैसे करेगा? सर मुझे ये बताइए, कल अगर बॉक्सिंग डे होता, कोई बॉक्सिंग मैच चल रहा होता, दिसंबर में होता। हाँ, तो टीम मोदी जीती है या टीम राहुल जीती है? बस इतना बताना। भाई टेक्निकल पॉइंट के ऊपर ये हाथ ऊपर होगा। अगर मैं आखिर umpire टेक्निकली हूं- पॉइंट से ही। नहीं, टेक्निकल पॉइंट पे तो किसी का भी आप ऊपर हाथ कर सकते हैं। नहीं, मुझे नॉकआउट नहीं हुआ। मैंने ये शुरू में, देखिए आपके प्रोग्राम में नॉकआउट शुरू नहीं में हुआ। कहा था। ओके, ठीक है। मुझे सर। लगता है कि प्रधानमंत्री जो है बहुत सारी चीजें जो बार बार बात की जाती थी उसे साफ करने में बहुत कामयाब हो गए। गृह मंत्री भी, टीम मोदी, हाँ, तो बिल्कुल, उसमें आ गए, गृह मंत्री भी आ गए उसके बहुत अंदर। सारी उन्होंने चीजें क्लियर। जनरल सेंस क्या था? हाँ भाई, उसमें कोई दो राय नहीं कि गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन था, जनरल सेंस में किसी भी सांसद से बात पूछी है तो उनको सामान्य बातचीत में कुछ नहीं है, वो एकदम संतुष्ट हैं। पॉलिटिकल लाइन पे जब आप बटे होते हैं तो उस कंडीशन में तो समझा जा सकता है कि ऑन रिकॉर्ड तो ऐसे ही पॉलिटिकल पोजीशनिंग होती है। मुझे नहीं लगता है कि कल के स्पीच के बाद ठीक है। वोट में कोई फर्क पड़ा होगा कि इंडिया वाला वोटर निराश होकर उधर चला जाए या माइक यूपी टाइसन वाला वाली इधर आ बात जाए। नहीं थी, नॉकआउट नहीं हुआ। सर कौन जीता कौन? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये टेक्निकल पॉइंट है। टेक्निकल पॉइंट में चलिए, हमेशा ठीक। परसेप्शन होता है। ओके, ठीक है राजेश साहब, फिर किसी और दिन सही। बहुत शुक्रिया राजेश जी, आप स्टूडियो में आए। राहुल जी बहुत शुक्रिया आपका, देवेंद्र बहुत धन्यवाद।